ठीक है सर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के हमारे प्रदेशीय महामंत्री श्री राजीव यादव जी आज पधारे हैं। विद्यालय परिवार उनका हार्दिक स्वागत करता है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्री प्रेम कुमार मिश्र जी द्वारा हो रही है और हम चाहते हैं कि आप अध्यक्ष जी इजाजत दें और कार्रवाई करवाएं। ठीक सर। ज्यादा समय नहीं लगे, 15 मिनट बाद खत्म करेंगे। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक साथीगण, शिक्षिका बहन, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों के बीच में। मेरा नाम राजीव यादव है। पडौना कुशीनगर में जागृति का प्रवक्ता हूँ। कॉलेज में एनसीसी का एनओ भी, रहने वाला बलिया का हूँ। पिछला शिक्षक एमएलसी का चुनाव आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से लड़ा और ऑन रिकॉर्ड मुझे 4529 वोट मिला और मुझे बड़ा खेद है कि मैं चुनाव के दौर में आपके विद्यालय में नहीं आ सका था। उसी की भरपाई करने के लिए चुनाव के बाद मैं आप लोगों के बीच में आया कि आप लोगों से मिला जाए और आप लोगों से मिलकर और आगे मुद्दों की लड़ाई को लड़ाई। अगर चुनाव की बात आई है तो आधे मिनट उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने चुनाव क्षेत्र में 12,500 से 13,000 एडेड विद्यालय का वोट था 17 जिले, जिसमें 85-86% वोट पोल हुआ था। इसका मतलब कि 10,500 के आसपास वोट पोल हुआ था और मुझे 4,500 जो वोट मिला था, 4,529 वोट, वो शुद्ध रूप से एडेड विद्यालय का ही वोट रहा होगा, क्योंकि मैं अटेवा के बैनर तले प्रत्याशी था। अटेवा का नाम आते ही आता है तो वही संगठन है जो पुरानी पेंशन की लड़ाई को लड़ रहा है, जिसका एकमात्र मुद्दा है। तो वित्त विहीन के शिक्षक साथियों का मुद्दा ही नहीं है पेंशन, क्योंकि जहां भी वेतन ही की संघर्ष है तो वहां पेंशन की बात कहां से आ जाती है। तो मेरा जो वोट था वो शुद्ध रूप से एडेड विद्यालय का था। अगर उसको परसेंटेज में देखें तो एडेड विद्यालय के कुल पड़े वोटों का लगभग 44-45% मुझे एक तरफा वोट मिला था ऑन रिकॉर्ड। 2014 के पहले जो व्यवस्था थी, जब केवल एडेड विद्यालय के लोग चुनाव में प्रतिभाग करते थे, अगर वो व्यवस्था रही होती तो मित्र इसी बार मैं चुनाव को 1,015 वोट से जीता। लेकिन चुनाव में जीत हार अपने जगह पे है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिस मुद्दे की मैं लड़ाई लड़ रहा था पुरानी पेंशन की, जो लोग भी साथी उससे जुड़े हुए थे, वो जाति धर्म पार्टी सब किनारे करते हुए अपने मुद्दे का उन लोगों ने साथ दिया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पूर्व में केवल एक राज्य में पुरानी पेंशन हुआ करती थी। आज आपके जिले में जब मैं आया हूँ, पहले जब आता था तो केवल पश्चिम बंगाल में थी, आज आपके जिले में आए तो 4 राज्यों की और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हुई है। मुझे खुशी इस बात की है कि झारखंड राज्य में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है और सोशल मीडिया से जो भी साथी यहाँ से जुड़े हैं सबको पता है कि झारखंड राज्य का मैं अपने आंदोलन का प्रभारी रहा। 26 जून 2018 को मेरे द्वारा वहां पूरे राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया था। उस टीम ने शानदार संघर्ष किया। वहां की सरकार की भी मंशा रही कि भाई पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो और उस मंशा के कड़ी में वहां पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हुई है। देखिए, 2-4 बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। नंबर 1 ये है कि 2005 में हम लोगों की पुरानी पेंशन खत्म होती है और 2015 तक, पुराने साथी भी बैठे हुए हैं इसलिए मेरी बातों को जस्टिफाई करिएगा, 2015 तक पुरानी पेंशन की लड़ाई कहीं नहीं लड़ी गई। 2005 में पुरानी पेंशन खत्म हुई। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पुरानी पेंशन 2005 में जब खत्म हो गई थी, इसका मतलब केवल ये नहीं था कि आप रिटायर होंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन खत्म हो गई थी, इसका मतलब था कि आपकी पारिवारिक पेंशन खत्म हो गई थी। पारिवारिक पेंशन का मतलब क्या होता है? न रहने के बाद आश्रित को जो पेंशन मिलती थी, पत्नी को जो पेंशन मिलती थी। पति पत्नी जब दोनों नहीं रहता था तो बच्चा जब तक 26 साल की उम्र तक नहीं हो जाता था तब तक उसको पेंशन मिलती थी। ये थी पारिवारिक पेंशन। ग्रेच्युटी हमारी खत्म हो गई थी, हमारी मृतक आश्रित कोटे की नौकरी खत्म हो गई थी। यानी 2005 में हम आप एक मनरेगा के मजदूर हो गए थे, मतलब डेली वेजेज। हमारी मजदूरी 2,000-2,500 थी, मनरेगा के मजदूर की 200-300। उसके साथ भी घटना दुर्घटना हो तो उसका परिवार भी सड़क पे था, हमारे आपके साथ भी घटना दुर्घटना हो तो हम लोग भी सड़क पे थे। इस कंडीशन में इस आंदोलन को 2015 तक आते आते 1,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी अधिकारी जो बीमारी दुर्घटना में इस दुनिया में नहीं रहा, उसका परिवार सड़कों पे था। न नौकरी मिली, न पेंशन मिला, कुछ नहीं मिला। उस दौर में हमारे कुशीनगर जिले में चंद्रशेखर तिवारी जी थे, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे शहर में ही मुख्यालय के। वो हमसे मिले, बताए राजीव हमारे दामाद 2009 में खत्म हो गए, इंटर कॉलेज के टीचर थे। हम 15 लाख रुपया शादी में खर्च करके शादी किए थे कि भाई सरकारी नौकरी है, जीवन की सुरक्षा रहेगी।
और दामाद नहीं रहे, 2015 आ गया, न बिटिया को पेंशन मिली न बिटिया को नौकरी मिली। उस दौरान हम लोग वास्तव में, मैं भी उस समय तक नहीं जानता था कि हम लोग उस कंडीशन में थे, सच्चाई बता रहा हूं। तो हम लोगों ने इस आंदोलन को धीरे धीरे खड़ा किया और उस आंदोलन को खड़ा करने के कड़ी में हम लोग यहाँ से लेकर लखनऊ तक बहुत बड़े आंदोलन किए। और आपको याद होगा 2016 में लखनऊ में हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे थे, तो हमारे अजीज मित्र मेरे ही जिले के थे डॉक्टर अमासी सिंह, उनकी लाठीचार्ज में शहादत हो गई। ठीक है, उनकी शहादत हुई, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया। तत्कालीन सरकार के साथ 2016 में हम लोगों की वार्ता हुई और वार्ता की कड़ी में तमाम मुद्दे रखे गए, जिसमें यह समझौता हुआ कि भले हम एनपीएस के कर्मचारी हैं, लेकिन न रहने की स्थिति में पुरानी पेंशन से हम लोगों को आच्छादित कर दिया गया। मतलब हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो इतना कम से कम किया कि न रहने के बाद पुरानी पेंशन से हम लोग आच्छादित हुए, यानी पारिवारिक पेंशन, मृतकाश्रित कोटे की नौकरी, ग्रेच्युटी, ये सारी चीजें आई। और 1000 से ज्यादा जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी का परिवार जो सड़कों पे था, उनके घरों में नौकरियां आई, पेंशन आई, तमाम चीजें आई। डॉक्टर अमासी सिंह की पत्नी भी नौकरी पाई, उनको भी पारिवारिक पेंशन मिला। आज हम आप देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि राजीव यादव कुशीनगर से चल के आए हैं तो सकुशल अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन सोचिए, उस कंडीशन में एक बार सोचिए कि हम आज अपने घर न जा पाए, कुछ हो जाए तो परिवार का क्या होगा, जो हमारे आय का स्रोत जाता था। उस कंडीशन में थे हम लोग 2016 तक, लेकिन संघर्ष किया गया, लड़ा गया, उस कंडीशन से हम लोग बाहर आए। आज हम लोग घर न भी जाते हैं, खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हम न पहुंचते हैं तो हमारा परिवार भी वैसे ही सुरक्षित है जैसे प्रिंसिपल साहब का परिवार सुरक्षित है। मतलब हम लोगों के परिवार को भी वो सारी सुविधाएं आ चुकी हैं, मिल चुकी हैं, शासना देश लोगों को लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता थी, डॉक्टर अमासी सिंह की शहादत थी। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सही है कि रिटायर होंगे तो क्या पेंशन मिलेगी, इसकी जानकारी सबको पता है, 1500 से 2000 मिल रही है। लेकिन अभी हम लोग बड़े पैमाने पे रिटायर नहीं हो रहे हैं। जब तक रिटायर होंगे, भरोसा करिए कि मुद्दा हल होगा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, 2005 से 2015 के बीच में पेंशन की लड़ाई गंभीरता से नहीं लड़ी गई। इसके पीछे कारण क्या थे, सोचिए। कारण यही था कि जितने विभाग हैं, सारे विभागों के जो विभागीय अध्यक्ष थे प्रदेश के, वो सब लोग पेंशन से आच्छादित थे। इसलिए पेंशन की लड़ाई गंभीरता से 2015 तक नहीं लड़ी गई। प्रश्न ये खड़ा होता है, 2015 के बाद ही महसूस करिएगा, तमाम लोग नौकरी कर रहे हैं। पेंशन के मुद्दे पे सड़कों पे बड़े बड़े आंदोलन हुए, पेंशन के मुद्दे पे विधानसभाओं में चर्चा, लोकसभा में चर्चा, राजनीतिक दलों ने चुनावी एजेंडा बनाया। आज स्थिति ये आ गई कि 4 राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल किया और सबको कहीं न कहीं एक भरोसा हो गया है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा 2024 तक आते आते हल हो जाएगा। ये जो वर्तमान में जितनी ताकत में सरकार है, वास्तव में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर बहुत डरी हुई है। इसलिए अपने चमचों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा तरह तरह के लेख लिखवा रही है पुरानी पेंशन के खिलाफ। जब आदमी डरता है तो शुरू में प्रयास करता है कि कुछ भी उसके पक्ष में बोला जाए, लेकिन पुरानी पेंशन का मुद्दा बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो वर्तमान की सरकार है, इसी सरकार के द्वारा, क्योंकि इन्हीं के लगभग 80% राज्यों में भी सरकार है, इन्हीं के द्वारा पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी। आप देखिएगा 2024 तक ये लोग करेंगे। 2-4 और राज्य में चुनाव होने वाला है, वहां भी झटका लगेगा तो मुद्दा हल होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि आखिर पुरानी पेंशन का मुद्दा 2015 के बाद ही क्यों हल हो रहा है? 2015 के बाद ही क्यों इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई? 2015 के बाद ही क्यों लग रहा है कि यह मुद्दा हल हो जाएगा? इसलिए लग रहा है कि 2015 में अटेवा बना, आज टीचर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, सारे विभागों के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी एक कॉमन मुद्दे पे एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। अटेवा किसी विभाग का संगठन नहीं है, एक आंदोलन है, पेंशन बहाली का आंदोलन चल रहा है, विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में चल रहा है। सब लोग आप लोग जानते हैं। ये आंदोलन इसलिए सफल हो रहा है, चाहे विजय कुमार बंधु हो, राजीव यादव हो या मंजीत हो, आपके जिले के जो अटेवा के जिला अध्यक्ष है, ये लोग कौन है? पेंशन विहीन है। और पेंशन विहीन है इसलिए लड़ाई आगे बढ़ रही है, यानी पीड़ित लोग। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल साहब भी हैं, अध्यक्ष जी भी हैं, ये लोग जब आपसे चर्चा इसके लिए लोग लाठी खाए, जेल गए, तब हम लोग को वेतन मिलता है, जिसको 1971 का वेतन वितरण अधिनियम कहते हैं। लेकिन इस पर भी एक चिंतन करिए, 1971 का जो वेतन वितरण अधिनियम आया, आखिर वह आंदोलन क्यों सफल हुआ?
क्योंकि 70 के 60 के दशक में जो माध्यमिक शिक्षक संघ था, चाहे उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे हों या विद्यालय के इकाई अध्यक्ष रहे हों या अध्यापक रहा हो, सबको वेतन की जरूरत थी। ध्यान दीजिएगा, सब वित्त विहीन की स्थिति में थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहा हो या अध्यापक रहा हो, सब लोग मिलकर लड़े, वेतन वितरण अधिनियम है। 1986 में अपने विद्यालय पुरानी पेंशन से आच्छादित हुए, जो 2005 में खत्म हुआ। वह आंदोलन क्यों सफल हुआ? क्योंकि तत्कालीन समय के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो या विद्यालय के अध्यक्ष रहे, शिक्षक रहे हो, सबको जरूरत थी, सब मिलकर लड़े, संघर्ष किए। आज एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पुरानी पेंशन किसको जरूरत है? इस विद्यालय कैंपस के लोगों की जरूरत है। ग्रुप LIC चली गई 2014 में, 14 के बाद के जो टीचर्स आए, पारिवारिक प्रोत्साहन भत्ता चला गया, मतलब 2 बच्चों वाला जो था मिलता था, सबको लाभ मिलता था एक इंक्रीमेंट। इतना ही नहीं, 50 साल से ऊपर के लोगों की स्क्रीनिंग की तैयारी चल रही, प्रमुख सचिव का आदेश है, तमाम विभागों में धीरे धीरे लागू हो गया। 50 साल के बाद नौकरी उस बाहर कौन जाएगा? विद्यालय कैंपस के लोग। एक विद्यालय इसमें बड़ी चर्चा में है उत्तर प्रदेश में, रामकृष्ण इंटर कॉलेज, रामकृष्ण परमहंस इंटर कॉलेज कानपुर नगर का विद्यालय, जिसकी ग्रांट छीनी जा रही है। उत्तर प्रदेश का पहला विद्यालय होने जा रहा है जिसकी ग्रांट छीनी जा रही है। अगर वो पहला विद्यालय है तो 4500 लगभग एडेड विद्यालय है, अपने विद्यालय का भी कोई न कोई नंबर आएगा। मतलब समस्या किसकी है? इस विद्यालय कैंपस के लोगों की है, जो नौकरी कर रहे हैं। पिछले 20-25 सालों का आप माध्यमिक शिक्षक संघ का इतिहास उठा के देखिए, मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। एक एक करके सारी सुविधाएं हमारी खत्म हो चुकी हैं। एक वेतन आपके पास रह गया है आज के डेट में, और वेतन पर भी संकट पड़ा हुआ है। कब वेतन खत्म हो जाए इसकी कोई मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अन्यथा नहीं लेना, आप कहीं किसी गुट से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षक संघ में जितने गुट हैं, जिनका आप नाम जानते हैं, जिसके सदस्य होंगे, सभी गुटों के प्रदेश अध्यक्ष रिटायर हो चुके हैं। मतलब वो न केवल रिटायर हुए हैं, बल्कि कोई नहीं जिनके 75-80 साल से कम उम्र लोगों की। मिला कब? वेतन वितरण अधिनियम कब आया? जब प्रदेश अध्यक्ष को भी जरूरत थी, प्रदेश महामंत्री को भी जरूरत थी। पेंशन का आंदोलन क्यों सफल हो रहा? विजय बंधु को भी जरूरत है, राजीव यादव को भी जरूरत है। माध्यमिक में तमाम समस्याएं क्यों आती जा रही हैं, क्यों नहीं हल हो रही है? क्योंकि नेतृत्वकर्ता को जरूरत नहीं है। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया में हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में जितने आंदोलन हुए वही आंदोलन सफल हुए हैं जिनका नेतृत्वकर्ता और उस समस्या का संबंध था आपस में। नेतृत्वकर्ता भी उस आंदोलन से पीड़ित था, वही आंदोलन दुनिया का सफल हुआ। दुनिया में ऐसा कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ है जहां नेतृत्वकर्ता पीड़ित नहीं था उस आंदोलन विशेष से। वही हाल इस समय सेम टू सेम हुई है। इस कड़ी में ही हम लोगों ने माध्यमिक का एक विंग खड़ा किया, कार्यरत लोगों का, नौकरी पेशा लोगों का। भाई नौकरी हमारी समस्या, हमारी तो हम ही लोगों को लड़ना पड़ेगा। उस कड़ी में हम लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट को लेके आगे बढ़ रहे हैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पेंशन का मुद्दा हल होने जा रहा है। उसके बाद लगभग 90% समस्याओं की जड़, अगर हम लोग एडेड विद्यालय राजकीयकृत हो जाते हैं तो 90-95% जो समस्याएं हैं अपने विद्यालयों की, वो समाधान हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ एक LT का अध्यापक LTA पर 80% रिटायर हो जाता है, प्रवक्ता 80% प्रवक्ता पर रिटायर हो जाता है, प्रिंसिपल हमारे उसके आगे जाते ही नहीं है। स्थानांतरित जगह हो गई नौकरी तो वहीं घर बनाना पड़ता है, क्योंकि आप स्थानांतरण दुरू है और दुरू के साथ 4-5 लाख रुपया खर्च करेंगे तो आप अपने घर जाएंगे। अगर हम राजकीयकृत विद्यालय होते तो शायद हर समस्या का समाधान हो जाता। क्योंकि एडेड विद्यालय का राजकीयकरण इसलिए संभव है क्योंकि 2000 में जब उत्तर प्रदेश बटा था तो उत्तराखंड के सभी एडेड विद्यालय राजकीयकृत हो गए थे। 1986 में बिहार के सारे विद्यालय राजकीयकृत हो गए थे। अभी आंध्र प्रदेश में राजकीयकरण हो रहा है, सोशल मीडिया से आपको खबर मिली है। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है, राजकीयकरण होगा तो अपने यहाँ भी प्रमोशन होगा, अपना जो प्रवक्ता होगा वो भी PSA तक जाएगा, अपने यहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे वो भी डायरेक्टर, डिविजनल डायरेक्टर तक जाएंगे। मेरे 2 रिश्तेदार हैं, देखिए गला खराब है, मेरे 2 रिश्तेदार हैं। एक LT का अध्यापक हुए 1996 और एक राजकीय के प्रिंसिपल। जो राजकीय के प्रिंसिपल हुए इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर है, और LT का अध्यापक इसमें LT का अध्यापक। ये है दोनों, एक पढ़ाते हैं, एक कोर्स से सब कुछ एक है। तो क्यों 2 तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? इसके लिए हम लोग वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं जिस तरीके से पुरानी पेंशन के लिए हम लोगों ने किया। जब हम लोगों ने 2015 में, मुझे याद है
कि हम 15-20 लोग थे, मेरे कॉलेज में बैठे थे, पुराने पेंशन के मुद्दे 2015 में टिवा गठन करके आगे बढ़ा रहे थे। हमारे प्रिंसिपल साहब थे श्री राजेश मिश्रा जी, वो कहे उनका स्टेटमेंट यही था कि ये देखो राजीव यादव पगला गया, पेंशन अब लेगा, ये उनका स्टेटमेंट था। क्योंकि लोगों को भरोसा ऐसा नहीं था कि उनको उनसे जेलस था, मतलब हास्यास्पद लगता था कि पुरानी पेंशन का मुद्दा हल नहीं हो सकता। आज शायद ही यहाँ जो साथी बैठे हुए हैं किसी के भी मन में ऐसा लग रहा हो कि पेंशन का मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है, लग रहा है पेंशन का मुद्दा हल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, हम लोग ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे भी हैं और पढ़ाई लिखाई हो रही, क्योंकि दिमाग में रखना है हमको उसी को ताकत देनी जो आपकी तरह हो। राजीव यादव मजबूत हो ना हो, लेकिन राजीव यादव जैसे व्यक्ति को मजबूत करना है जो नौकरी कर रहा हो, आपकी समस्याओं से ग्रसित हो। क्योंकि ध्यान रखिएगा, यदि मैं मजबूत होऊंगा तो ध्यान रखूंगा कि विद्यालयों की व्यवस्था ठीक रहे, अध्यापक रहें, सुविधाएं रहें, क्योंकि मुझे भी उसी व्यवस्था में नौकरी करना है। जब मैं रिटायर हो जाऊं तो रिटायरमेंट के बाद ध्यान रखिएगा कि आने वाला समय अब आउटसोर्सिंग का होने जा रहा है, मतलब उस समय की समस्याएं अलग तरह की होंगी। तो तमाम बातें न कहते हुए एक बात ही आप लोगों से अंत में कहूंगा कि हम सब लोग शिक्षक हैं, हम सब लोग कार्यरत हैं, एक समस्या से ग्रसित हैं। आइए मिल के पुरानी पेंशन की लड़ाई को लड़ा जाए, एडेड विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण कराया जाए, ताकि हम सब भी घर आसानी से जा सके। एक बताइए, मैं क्यों राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा हूँ? मैं भी बलिया का रहने वाला हूँ, कुशीनगर में नौकरी करता हूँ, आराम से मैं भी घर चला जाता हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण हो जाए? मेरी 15 साल की नौकरी हो गई, 15 साल में राजकीय विद्यालय में व्यक्ति प्रिंसिपल हो जाता है, मैं भी प्रिंसिपल हो जाता हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण हो जाए? क्योंकि 25 साल बाद 10 साल बाद मैं भी बीएससी हो जाता, बीएससी डीएस में भी रह लेता। कहने को सारी चीजें हम लोगों को भी मिल सके, और ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इच्छा शक्ति रखने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश अभी ताजा ताजा घटना है जहाँ राष्ट्रीयकरण हो रहा है, अपने यहाँ भी हो सकता है। और सरकार का हेडक है कि राष्ट्रीयकरण कैसे करेगी, ये जो विद्यालय के प्रबंधक है उनको इसका मुआवजा या इसकी संपत्ति का पैसा कैसे देगी, वो गवर्नमेंट का टेंशन है। लेकिन हम सब मिलकर संघर्ष कर लड़ेगा। लग रहा है कि मैं सही हूं तो आप लोग साथ दीजिएगा, संघर्ष करिएगा, सदस्य बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद श्री राजीव यादव जी, बहुत अच्छा लगा। आपका सम्मेलन हमने प्रयाग में ज्वाइन किया था, तो वहां मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि आप लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं, औपचारिकताओं की बात नहीं करते हैं। ये इतनी दुरुस्त बात है कि कई बार ये दिखता है कि मानव से लेकर के परिचय कराने में पूरे का पूरा 1 घंटा निकल जाता है और बाकी लोग जाने लगते हैं। तो हम जिस उद्देश्य के लिए हों, 2 बातें आपने बड़ी महत्वपूर्ण करी। एक तो उसकी निष्ठा अटल है, दूसरे हम भुक्तभोगी हैं, वी आर विक्टिम्स। जो विक्टिम्स है वही अपनी लड़ाई लड़ेगा। और अगर इस मंडप में कोई व्यक्ति उसका विक्टिम नहीं है तो इतना संदेह जरूर हो जाता है कि शायद उसकी निष्ठा दिख भी सकती है। लेकिन अगर हम अपनी समस्या कुछ कर रहे हैं तो उसमें हम बड़ी ईमानदारी से लड़ेंगे। तो राजनीति कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, वरना तो सफेद कपड़ा भी एक बदनुमा दाग हो गया है। लोग, जैसे आपने कहा कि हम इस काम के लिए आते हैं, लेकिन असली उद्देश्य छिपा रहता है, वो स्पष्ट नहीं होता है। खुल के देश की बात नहीं हुई है। मैं इतिहास का प्रवक्ता हूँ। एक छोटी सी बात बताऊं सर कि स्पीसीज की संख्या 1 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन को अगर आप कन्वर्ट करें तो 1 लाख करोड़ जातियां हैं वनस्पति और जंतुओं की। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है तो सबको सर्वश्रेष्ठ होना है ना, सबको बड़ा होना है। तो कृष्णवंतो विश्व मार्यम एक संस्कृत का बड़ा शानदार श्लोक है सर, तो उसको करना चाहिए। अब आगे का कार्यक्रम हम सोचते हैं कि थोड़ा सा आपका स्वागत भी हो जाए। आप आए थे, एक तो सुबह आने का कार्यक्रम ऐसा रहा कि हम लोग सोच रहे थे कि 10 के बाद ही आएंगे, लेकिन उसके बाद समापन भाषण हम अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी से कराएंगे। आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, किसी भी विषय पर कितनी भी बोल सकते हैं। और हम लोगों को आपका अभिभावकत्व मिला हुआ है, संस्था के आप हैं। तो अच्छा बेटा, मेरा जल्दी क्यों, मैं चाहता हूं कि प्रधानाचार्य जी श्री राकेश जी को माला पहना करके स्वागत करें। अगली कड़ी में श्री राकेश जी से अनुरोध है कि वो महामंत्री जी का स्वागत करें माल्यार्पण के द्वारा। जिला उपाध्यक्ष राकेश भाई यूपी सिंह जी से निवेदन है कि आप भी माल्यार्पण करें राजीव यादव जी का। हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता श्री रामेश जी से निवेदन है कि वो भी माल्यार्पण
का कार्यक्रम करें। हमारे उपाध्यक्ष श्री अजय किशोर सिंह जी, अभी उनकी चर्चा नहीं हुई है, मैं करूंगा। उनसे अनुरोध है कि वो माला पहना करके हमारे प्रधानाचार्य जी का सम्मान बढ़ाएं। अरे सर, बिल्कुल सर, आप ये इसको पहनाइए, और एक और पहनाइए, दो पहनाइए, क्योंकि यहाँ तो हम खुद नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी नहीं सर, आज सब चीज है, लेकिन आप गेस्ट हैं, आप ही। श्री चौधरी जी से निवेदन है कि वो हमारे अतिथि श्री अजय किशोर जी को माल्यार्पण सर ठीक सर, ये प्रस्ताव है जो माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशी महामंत्री श्री राजीव यादव, अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में विद्यालय के अध्यापकों की सर्वसम्मति से विद्यालय शाखा का गठन किया गया एवं निम्नवत अध्यापकों को दायित्व सौंपे। अध्यक्ष के लिए श्री सिंह प्रताप सिंह जी, उदय प्रताप सिंह। हाँ सर, प्रेम से आपको माला। चलिए ठीक। उपाध्यक्ष श्री रंगलाल चौधरी जी, फोटो आपके साथ। हाँ, एक फोटो इधर। उपाध्यक्ष श्री रंगलाल चौधरी सर। और मंत्री श्री ज्ञान सिंह सर। और संगठन मंत्री सहायक मंत्री श्री अरुणानंद जी। हाँ, और जिला प्रतिनिधि के लिए लोगों को आगे लाया जाएगा श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव सर। श्री शिवराम यादव सर। ये है नहीं, कोई बात नहीं। और ये नीरज शर्मा सर। ये भी वो भी आज श्री बहादुर पटेल सर। आइए सर। ये भी एनसीसी के जवान आपका एनसीसी है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, कामती में बड़ा कष्ट हुआ था, मैं भी गया। अच्छा, एक चीज और कर दें, एक चीज भरोसा सर, नारी शक्ति का सम्मान एक रह गया। छोड़ दिए जो है, नहीं है, इससे कुछ मैं मैडम को दीजिए। आइए आप। फोटो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अच्छा लगा आपके विद्यालय में पर्याप्त संख्या है बच्चों की, क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हमारे विद्यालय का आभूषण हमारे बच्चे हैं। तो हमारी मांग जो तो है ही है, उससे भी पहले आता है कि हमारे विद्यालय में बच्चे पर्याप्त संख्या में रहें, पठन पाठन हो, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो हम लोग मजबूत रहेंगे। वो विद्यालय वास्तव में संकट में आ गए हैं जहाँ बच्चे कम हो गए हैं, नहीं के बराबर हो गए हैं। तो ये चीजें नहीं रहनी चाहिए। विद्यालय में बच्चों की संख्या लगातार बनी रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी ताकत है। जब वो रहेगी तो बाकी हम लोग अपने कर्तव्य को मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, और बाकी हम सब लोग मिल के लड़ेंगे। और आगे इजाजत दीजिए, थोड़ा मैं चलूं। थोड़ा समय आप करेंगे, 10 मिनट और थोड़ा सा जवान है। और आप दो शब्द कहना चाहते हैं। नई वीडियो चला दी मुख्य अतिथि महोदय, साथ में मंचासी साथीगण, हमारे सभी शिक्षक साथियों, शिक्षक बहनें, हम आज आए हुए मुख्य अतिथि और उनके साथ आई हुई टीम का अपनी इकाई की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये कार्यक्रम आगे निरंतर चलता रहे। जो नए साथियों की पेंशन की लड़ाई है वो कमजोर न पड़े, और साथ ही हम लोग जो है कि अपने शिक्षण कार्य में कर्मठता से लगे रहें।
जो हमारा मुख्य कार्य है, एक निवेदन है कि राजीव यादव सर से कि अगर कहीं प्रदेश स्तर पर जो है शासन से थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। शेष हम लोग पुरानी पेंशन के बारे में सोचे, उसको न भूले, क्योंकि पेंशन एक बुढ़ापे की लाट थी। हमारे पिताजी टीचर थे तो कहते थे भैया पेंशन के सहारे ही बुढ़ापा कट जाता है, वरना जो है कि आप दोगे तब हमको मिलेगा और जेब में पैसा रहेगा तो एक मनोबल ऊंचा रहता है कि हम किसी को दें। प्रबंधक सिंगल यही समस्या, क्योंकि एक योजना गवर्नमेंट की चल रही है, जितना उधर से आएगा उतना मिला के ये मैंने वहाँ दिया है, वहाँ मीटिंग की। हाँ तो मैंने लिख के दिया भी, तो बताया कि इसके लिए हम लोग ये प्रयास सब कर रहे हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं। हाँ सर, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रबंधक को मिलाना ना पड़े, गवर्नमेंट अपने तरफ से दे। प्रबंधक जैसे इसमें कमी आ गई है, जितना गवर्नमेंट देगी उतना प्रबंधक मिलाएंगे, गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग से काम करेगी तो प्रबंधक क्यों मिलवाएगी? कोई प्रबंधक नहीं मिलवाएगा। तो हम लोग ये प्रयास करें गवर्नमेंट की तरफ अपना पैसा दे और प्रबंधक से मिलाने की जरूरत ना पड़े और उसके बाद उसको करवाए। तो हम लोग इस संदर्भ में काम कर रहे हैं, काम करेंगे, जल्दी ही इसका और बातचीत की जाएगी। एक चीज और भी है कि आपके विद्यालय की जो भी देयक रियासत कार्यालय को पहुंचे वो ससमय उसका हल होगा, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं आपसे वादा करता सर, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में जो एक अध्यापक की प्रॉब्लम है वो भर्ती से पहले ही शुरू हो जाती है कि विज्ञापन आज निकलता है, परीक्षा 2 साल बाद होती है, रिजल्ट 10 साल बाद आता है। तो जो नियुक्त पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन विद एरियर, जितने सारे मामले हैं उसमें जो डीआईएस कार्यालय है वो गिद्ध की तरह चोट गिराई बैठा रहता है। सर, हम सब लोग पीड़ित हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी बैठे हुए, मैं भूल प्रशंसा आपकी करता हूं, पर जिस तरह से डीआईएस ऑफिस ने परेशान किया है उस समय सर आप हमारे सच में नहीं थे। हमारे 12 साथी आए एक साथ, 21 नवंबर 2021 में एक साल हुए, सब पीड़ित है, सब परेशान हूँ। है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 9 लोग आए कौन लोग हैं? इसके पहले जितने आते थे बैच, आप सबकी बात में कर रहा हूँ मैं अपनी बात। जब हम लोग पैनल आता था चयन बोर्ड से, तो डीआईएस कार्यालय में जब पैनल जारी होता था तो पैनल जारी करने देने के नाम पे 10-20 हजार शोषण हो जाता था। तो भैया याद करिए अपना समय। हम लोग जब चयन बोर्ड से जब आए थे तो हम लोग जब इस माध्यमिक का जो कार्यरत लोगों की एक विंग खड़ा किए तो हम लोग सोचा जब हम चयन बोर्ड वाले जब आ रहे हैं तो उस हिसाब से आदमी सोच रहा है। जब हम कार्यालय पर जाते हैं तो सबसे खुशी नौकरी मिलती है, कार्यालय पर जाते हैं तो 10 दिन घुमाते हैं बाबू, और घुमाने के बाद पैनल देते भी तो 10-20 हजार की वसूली कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रथम कार्य इसी पे किया, मतलब एकजुट गठित करने के बाद, और हम लोगों ने प्रमुख सचिव से हम लोगों ने इस पर गंभीरता से बात किया कि पैनल या तो घर भेजे जाए या तो समूह में बांटा जाए एक साथ बुला, ताकि हमारे साथियों को शोषण न हो सके। अब पहली बार हुआ है 2021 के बैच के शिक्षकों से पैनल के नाम पे 1 रुपया किसी जिले में नहीं लिया, जबकि हर बार 10-20 हजार, 5 हजार, 30 हजार ले लेते थे। हाँ, ये चीज हुआ है कि प्रथम वेतन के नाम पे आपका शोषण हुआ है, मुझे पता है। जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया आपके जिले में, जिन लोगों ने मुझसे कहा कि भैया हमारा वेतन नहीं लग रहा, तो मुझे याद है विजय कृष्ण जी भी हैं, कृष्ण विजय जी भी, तमाम लोग हैं, मैं उन लोगों का वेतन निःशुल्क लगवाया। लेकिन ये चीज होना चाहिए कि जिस तरीके से पैनल फ्री बटा वैसे वेतन भी निःशुल्क पूरे प्रदेश में होना चाहिए था। लेकिन अभी जुमा 1-2 साल से हम लोग माध्यमिक में मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन इतना भरोसा दिलाते हैं कि प्रथम वेतन के नाम पे अगला जो आपका बैच आएगा उसको शोषण नहीं होने दिया जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है बोले पूरे प्रदेश। दूसरा पॉइंट है, हमारा शिक्षक जब आता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आता है तो पैनल के नाम पर, वेतन के नाम पर, पैनल वाला बचाया गया, वेतन के नाम पर अगली बार निकाले। अगला होता है टर्न जब विद्यालयों में जाता है, तो देखिए प्रबंधक एक प्राइवेट बॉडी होता है और प्राइवेट बॉडी का आप कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा, तो उसका दीर्घकालिक रास्ता वही होता है राजकीयकरण वाला, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद आता है चयन वेतनमान, 10 साल नौकरी के बाद। मुझे शायद याद है आपके विद्यालय से 1-2 लोगों का चयन वेतनमान गया था, हमसे आप लोगों ने कहा, हम तुरंत गया से बोले देखिए भाई साथी लोग हमारे लग जाए, 2-4 दिन बाद आप लोग अलग। ऐसा नहीं हुआ, स्कूल एक पैसा आप लोगों ने नहीं दिया, 1 पैसा आप लोगों ने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ही सही, कम से कम देखिए व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पिछले 25 सालों में डीआईएस कार्यालय दलाली का अड्डा बन गया है। तो हम माना गया है कि पैसा देंगे तो काम होगा, नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। यह 20-25 सालों से हुआ है, लेकिन उसको धीरे धीरे सुधारा जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि 1-2 सालों में ठीक हो जाए। और ये चीज है कि आने वाले जो हमारे साथी हैं
उनको हर तरह से बचाया जाएगा। शुरुआत की गई है, अचानक देखिए बिगड़ी हुई व्यवस्था अचानक नहीं सुधर जाएगी, लेकिन धीरे धीरे से हम लोग सही दिशा में चल रहे और भरोसा करिए सब ठीक होगा। बाकी इसी के लिए प्रयास कीजिए। सर आगे का कार्यक्रम है। आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रधानाचार्य जी और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेशीय महामंत्री और अन्य पदाधिकारीगण और सभी शिक्षक साथियों शिक्षिका बहनों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है मुझे, ज्यादा तो बातें हो गई। बस ये है कि मैं महामंत्री जी से एक दो बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कुशीनगर में सिविल चार्टर्ड IAS ऑफिस में वहाँ पे बोर्ड लग गया है, तो अमेठी में भी लग जाए और जो भी ड्यू है वो उस टाइम के अंदर जो भी जाता है कॉलेज से कॉलेज आपको परिचय जानना चाहता हूँ। जिला उपाध्यक्ष समाज शास्त्री और हमें बहुत खर्च है। एकजुट संगठन के हमारे सम्मानित भाई जो प्रदेशीय महामंत्री हैं यादव जी आप आए, क्योंकि हम लोग एक ही बिरादरी के लोग, जब कोई किसी दूसरे जनपद से कोई पदाधिकारी आता है तो बड़ा प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम लोग भी इन्हीं समस्याओं से जूझकर इन परिस्थितियों में पहुंचे हैं और किसी भी संघ का नेतृत्व करना आज के समय में बहुत कठिन कार्य हो गया है। तमाम समय को मैनेज करते हुए विद्यालय से आ पाए, रास्तों में तमाम कठिनाइयां उठाई, गला भी आपका खराब है। साफ जाहिर है कि संघर्ष का जो अगुवा होता है बहुत कठिनाई के दौर से गुजरता है, अपनी जो समस्याएं हैं उनको जहर की तरह पीता है, अपनी कठिनाइयों को कहीं न कहीं दबाता है और अपने संगठन के सदस्यों के लिए अहर्निशी परिश्रम करता है। इसलिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे साथी जो हमारे बगल में पड़ोस के ही विद्यालय के हैं, अभी बताया कि आप कुछ दिक्कत लेते लेकिन फिर भी आप विद्यालय आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय के एकजुट संघ के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित बड़े भाई रामेश जी, लिपिकगण एवं कर्मचारी साथियों, वास्तव में संगठन का नाम एकजुट है। अगर ये एकजुटता एक संघर्ष के रूप में चलती रही तो मैं इस बात का बहुत विश्वास करता हूं कि संघर्ष और एकता ये दोनों कहीं न कहीं सफलता को अवश्य प्राप्त करते हैं। बस ईमानदारी के साथ संगठन के प्रति निष्ठा हो और अपने कर्तव्य के प्रति भी। बहुत अच्छा लगा आपने जो बात कही कि हम लोग संघर्ष के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पूरी तरह से पालन करें। तो एक कहावत है और सत्य भी है कि कर्म बहुत बड़ी चीज होती है। हमें तो विश्वास है कि अगर हम अपना तो अवश्य ही हमारी बात बहुत ही आत्मबल के साथ कहीं न कहीं सुनी जाएगी और सफलता अवश्य हमें प्राप्त होगी। वास्तव में जब हमारे देश पर परतंत्रता थी और उस समय हमारे पास संसाधन भी नहीं, हमारे पास तोपें नहीं थी, हमारे पास संसाधन तो बहुत ही कम थे, लेकिन देश के प्रति निष्ठा, कार्य के प्रति जागरूकता आज हमें स्वतंत्र भारत में खड़ी रखी है और पूरे विश्व में आज भारत अपने सबसे उच्चतम स्थान को प्राप्त करने में बहुत एक आध कदम दूर मान सकते हैं। अन्यथा हम बिल्कुल खड़े हुए हैं अगल बगल उन राष्ट्रों के
जो अपने को बहुत बड़े देश के रूप में उभार कर सामने लाए। साथियों, सबसे बड़ी समस्या आज जो आती है हमारे शिक्षकों के बीच में कि हम अनेक गुटों में बढ़ गए और मुद्दे हमारे एक मुद्दा हमारा एक शिक्षा एवं शिक्षक का हित और छोटी मोटी बातों को लेकर के आज हम अनेक गुटों में बटे हुए, कहीं शर्मा गुट, कहीं ठकुराई गुट, कहीं एकजुट गुट, कहीं अटेवा गुट। ये कमियां भी वास्तव में सरकार को बहुत अच्छे निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं करती। अगर हम शिक्षक, जैसे पहले मुझे याद है, जब बहुत आगे की तो बात नहीं जानता, लेकिन 90 के शतक में, वो दशक में, जब हम लोग विधानसभा का घेराव करते थे तो सरकार को दूसरे ही दिन अपनी घोषणा कर देनी पड़ती। आज सरकार एक गुट को मिला लेती है, कोई एक आध बात उनकी मान लेती है, वो हमारे संघर्ष से अलग हो जाते हैं। कभी किसी गुट की एक बात मान लेती है, वो हमसे अलग हो जाते हैं और हम लोग अलग अलग होकर के अपने अपने संघर्ष को जारी रखते हैं। हमारा आज भी मानना है कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट स्तर, एक जिले स्तर पर अगर हमारे सभी पदाधिकारी हर गुट की एकता अगर कायम हो जाए तो चंद मिनटों में हमारे जनपद की पूरी समस्याएं समाप्त हो जाए। ये डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र के रूप में है, हम लोग डायरेक्ट नहीं होते लेकिन इनडायरेक्ट में हमारे प्रतिनिधि सरकारों में बैठे होते हैं। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कि हमारे ही बीच के लोग एक प्रतिनिधि को अपने में मिलाते हैं तो दूसरा रह जाता है, तीसरा मिलाता है तो अपने में रह जाता है। हम लोग निस्वार्थ भाव से अगर शिक्षक हित की लड़ाई लड़े तो वास्तव में सफलता में कहीं कोई देरी नहीं। यही कारण है कि अकेला आदमी सफल हो जाता है और ग्रुप सफल नहीं, क्योंकि उसका निर्णय एक होता है, हमारे निर्णय अनेक। कहीं हमारे बीच की कर्तव्य निष्ठा भी हमें प्रभावित करती है। हम अगर आत्मबल से काम करेंगे, अगर ईमानदारी के साथ अपने वर्क को करेंगे तो वास्तव में हम ईमानदारी के साथ अपना संघर्ष पूरा कर सकते। हम लोगों को भी ये देखना होगा कि किस जगह पर हम कमजोर हैं या हमारी कड़ी कहां पर कमजोर है, क्योंकि किसी भी चेन या कोई भी जो चेन होती है, अगर एक कड़ी भी कमजोर होती है तो वो उसी जगह से टूट जाती है। उसी तरह हमारा संगठन है। हमारे संगठन के पदाधिकारियों को शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम संघर्ष जारी रखें और वो संघर्ष अपने हितों पर तो आधारित हो, साथ साथ छात्र हितों पर भी आधारित होनी चाहिए, क्योंकि आज का छात्र कल का शिक्षक बनेगा। उसको भी हमें बताना होगा कि हम वो शिक्षक हैं जो अपने कर्तव्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आज हम लोगों को कलम का सिपाही कहा जाता है। आज उस सिपाही से हम लोगों की जिम्मेदारियां कहीं कम नहीं होती, जो आज बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सिपाही अगर बहुत बहुत विपरीत परिस्थिति होती है तो शायद उसे छुट्टी मिल जाए, अन्यथा बहन की शादी में आने के लिए छुट्टी नहीं मिलती। आज हमारे अध्यापक साथी जो नियुक्त हैं, हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं कि एक वर्ष में 10 छुट्टी एक मेडिकल मिलती है और हमारे तमाम नियुक्त साथी जिनकी 15-15, 20-20 हो गई है, बताइए उनको आवेदन नहीं किया जाए या प्रिंसिपल साहब हाथ जोड़ने दिया इसको या उनको बचाने के लिए हम सर झुकावें? इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ये एक जगह की नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या है। हम आप अपने हित के लिए अगर संघर्ष का मुद्दा भी है तो हम आप अपने हित के लिए केवल जा करके संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। आप ही के ग्रुप में जो हमारे पूरे प्रदेश के लोग गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग सर्टिफिकेट आपसे लेंगे। हमें कड़वी बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा।
हमें सुबह से शाम तक संघर्ष में रहना पड़ेगा। हमें वहां मुंह दिखा करके भगना नहीं पड़ेगा कि वहां पर जब घोड़े दौड़ाए जाए तो गिरी जी मर जाए, ये श्रीवास्तव जी मर जाए और हम ऐसे कोने में खड़े रहे कि हमारे ऊपर उसकी धूल न पड़े। हमारे संगठनों में आज ये कमियां दिखाई पड़ती हैं। साथियों, हमेशा अपने अधिकारों को मांगने से पहले अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। कर्तव्य और अधिकारों का समन्वय स्थापित करते हैं। अगर हम कोई भी संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सफलता की श्रेणी में आएंगे और हमें सफलता प्राप्त होगी। अगर कहीं न कहीं हमारे कर्तव्य में शिथिलता है तो अधिकारों की मांग करना बेईमानी है। आज हमें राष्ट्र में निर्माण के लिए अध्यापक को युग निर्माता कहा जाता है। अध्यापक किसी राष्ट्र का धरोहर होता है, वो नौकर नहीं। लेकिन अगर हम वास्तव में नौकर बनना चाहते हैं तो संघर्ष की राह फिर हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें समय का ध्यान अन्य चीजों की बात त्याग करके विद्यालय, शिक्षा, शिक्षालय, शिक्षार्थी आज के बारे में चिंतन करना होगा। तब जाकर के हम आगे बढ़ करके आत्मबल के साथ अपने संघर्षों को प्राप्त करने में कहीं बहुत देरी नहीं लगेगी। आओ हम लोग शपथ लें कि ईमानदारी के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाएं और मुझे विश्वास है कि अगर हम ईमानदारी के साथ संघर्ष करेंगे तो पेंशन का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। आप प्रदेश के महामंत्री हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप जिस दिन विधानसभा को घेरने की तैयारी करें, मेरा सीना आगे रहेगा और मैं चाहता हूं कि यह संघर्ष हो। और सबसे बड़ी आशा जो हमारे परिवार की होती है कि रिटायर होने के बाद या न रहने के बाद परिवार सुरक्षित हो, तो हमें वास्तव में गोली, घोड़ों की टापें एवं किसी संघर्ष में पीछे नहीं जाना चाहिए। हम लोग इतना तगड़ा संघर्ष करें कि जिससे सरकार को झुकना पड़े, और शिक्षकों ने सरकार को अनेक बार झुकाया है। सरकार को झुकना पड़ा है। जो वेतन भत्ते मिले हमारे कट रहे हैं। कैसी हिम्मत पड़ रही है सरकारों की कि हम वेतन और भत्ते को काटकर या पेंशन को काट करके हम फिर सरकार बनाएंगे। ये उनकी हिम्मत कैसे है? ये हिम्मत केवल हमारे अपने बीच से है, क्योंकि हम लोगों के आत्मत दिए हैं। हम लोग कर्तव्य से च्युत हुए हैं। हम लोग केवल अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य नहीं। और जब तक कर्तव्य करते हुए अधिकारों की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम कोई भी सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं हैं। इसलिए हम लोगों को ये भी संकल्प करना पड़ेगा कि जो अधिकार हम चाहते हैं उसके लिए कर्तव्य निष्ठ होकर के अधिकारों की ओर बढ़े। अवश्य में ही हमारे सभी मांगे पूरी करने के लिए सरकार को बाध्य होगा। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इस आश्वासन के साथ कि हम कहीं भी, हम लोग अपने साथियों के साथ जहां भी आवश्यकता पड़ी आपके पीछे नहीं, कवच के रूप के आपके आगे रहेंगे। आप हमारे पदाधिकारी हैं, आप सुरक्षित रहेंगे। हम लोग संघर्ष में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। आप संघर्ष करें, हम लोग आपके साथ हैं। और आपका मैं पुनः इतनी दूर से आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने सभी साथियों की तरफ से। मैं अगर मान लिया रास्ते में कोई दिक्कत पड़ी हमारे विद्यालय में आने में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्योंकि इंटीरियर में विद्यालय है। फिर भी हमारे शिक्षक जो भी हमारे साथी हैं, ये आपका इंतजार शनिवार से कर रहे हैं। राकेश जी ने मुझसे बताया कि आपको कहीं जाना मलवा सबके गला मिला लीजिए। जो लोग पदाधिकारी थे